नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में जो ये विवाद चल रहा है, इसके दूसरे पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी इस इशू पर पहली वीडियो देखी होगी। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इस विवाद को वहीं पर अंत कर देना चाहिए था जब बाबा रामदेव ने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन उसी शाम को फिर आज तक चैनल पर कुछ बहस हुई थी बाबा रामदेव और आईएमए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच में। तो मैंने उस समय भी बोला था कि ये बहस अंत होती नहीं दिख रही, दोनों पक्ष करना ही नहीं चाहते हैं अंत को, और उसका नतीजा आप आगे देख भी सकते हैं। तो ये 26 मई को आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन नोटिस भेजा है। और उसके बाद में आगे फिर और इसमें कुछ मूवमेंट हुई है। एक कंप्लेंट फाइल की गई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ। उन पर आरोप लगाया गया है कि वो एफसीआरए के थ्रू जो फंड्स आ रहे हैं विदेशों से, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए। तो ये सब चीज़ें चल चुकी हैं और विवाद तो बिल्कुल भी अंत होता नहीं दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी इसको अंत करना ही नहीं चाहता है। अब एक लीगल राइट प्रोटेक्शन फोरम बना हुआ है। उसने एचएमओ अपनी जो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसको एक लेटर लिखा है कि आईएमए का एफसीआरए लाइसेंस को कैंसिल किया जाए, क्योंकि जो ये फंड्स ले रहे हैं उस फंड्स का इस्तेमाल जो उनके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल, वो कन्वर्जन को प्रमोट कर रहे हैं। और ये उनके जो राइट्स हैं अध्यक्ष पद के रहते हुए जो उनको मिले, उनका बिल्कुल वायलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे जांच में क्या आता है। और जो आईएमए ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजा है उस पर भी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। हालांकि बाबा रामदेव ने ये बात बड़े ताल ठोक कर कही है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई उनको अरेस्ट कर सके। मतलब कि विवाद अब अच्छा खासा हो चुका है और अच्छा खासा लंबा चलेगा। और जब विवाद होता है तो क्योंकि सोशल मीडिया माना है तो लोग अपने अपने विचार भी रखना शुरू कर देते हैं। तो कुछ विचार सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने रख रहे हैं। जैसे ये मिस्टर विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। इन्होंने लिखा कि मैं आयुर्वेद का प्रबल समर्थक हूँ लेकिन एलोपैथ का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जो आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर ऑस्टिन जयलाल एलोपैथी के आड़ में धर्मांतरण का काम करते हैं और यह काम देश विरोधी है, इन्हें आईएमए अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। और भी हैं काफ़ी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं कि कुछ कोरोनरी पर बात कर रहे हैं, कुछ रेमडेसिविर पर बात कर रहे हैं। सब अपने अपने विचार यहाँ पर जो है प्रमोट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आईएमए जो है एफएमसीजी कंपनीज के दबाव में आकर बाबा रामदेव पर आरोप लगा रहे हैं। और इस बात को इसलिए जानबूझ के आगे बढ़ाया है क्योंकि क्योंकि बाबा रामदेव केवल आयुर्वेद प्रोडक्ट का तो उत्पादन करते नहीं हैं, वो लगभग हर सेक्टर में अब घुस चुके हैं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कपड़े से लेके दवाइयाँ खाना, सर हर तरह का, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, ऑयल, हर उस फील्ड में वो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एफएम कंप्यूटर्स तो हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं। बहरहाल अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम मेन उद्देश्य जो है हम डिस्कस करने का ये है कि आखिर एक एसोसिएशन के पास ये पावर कहाँ से आती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करे या फिर फंडिंग्स लें। इन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो भारतीय संविधान है वो भारत के नागरिकों को कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। उसमें से जो आर्टिकल 19 है वो 6 फ्रीडम प्रोवाइड कराता है इंडियंस को। पहली फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरी है फ्रीडम ऑफ असेंबली, तीसरी है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स मतलब देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, देश के किसी हिस्से में भी बसने की और सेटल होने की आज़ादी, और लास्ट जो फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस।
हर भारतीय नागरिक को ये आज़ादी है वो अपनी पसंद का कोई सा भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस चुन सकता है। उसको कोई ऐसा सरकार थोपेगी नहीं कि नहीं आपको यही चुनना है। तो ये 6 फ्रीडम की गारंटी हमारा संविधान देता है आर्टिकल 19 में। तो जो आर्टिकल 19(1)(c है ये हमें भारत के नागरिकों को ये फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो भी एसोसिएशंस हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका जो फॉर्म है वो करते हैं, जो लोग उनको बनाते हैं वो अपनी पावर आर्टिकल 19(1)(c से लेते हैं, यानी कि उनको उसी अधिकार का इस्तेमाल करके, अपने मूल अधिकार का इस्तेमाल करके अपने एसोसिएशन बनाते हैं। और ये एसोसिएशन जो है लॉफुल पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। दूसरे ये कुछ जो सेवरल इंडिविजुअल्स यानी कि जो लिविंग पर्सन हैं, जैसे कि राम, सोहन, जो भी पर्सनस होते हैं उनके इंडिविजुअल, कंपनी नहीं, कंपनी की बात नहीं हो रही, कंपनी भी पर्सन होता है, बट यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, वो आप मिलके अपनी वॉलंटरी एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका एक कॉमन पर्पस होता है, कॉमन एम होता है, और वो पर्पस लेजिटिमेट होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। किसी भी कानून, हमारे जो संविधान है या फिर कानून में जो इतने सारे तरह के एक्ट्स बने हुए हैं उनको किसी को वायलेट नहीं करना चाहिए। लेजिटिमेट का मतलब यहाँ पर ये है। और जो उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए बना होना चाहिए, लाइक जैसे एडवोकेट्स की एसोसिएशन है तो वो उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके एजुकेशन लेवल के लिए काम करती है। सेम ऐसी मेडिकल एसोसिएशन है और भी तरह की एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे यूनियंस हैं, जो लेबर यूनियन होती हैं वो लेबर्स के राइट्स के लिए काम करती हैं, इस तरह। और सबसे लास्ट बात ये है कि जो भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, संविधान जो देता है हमें, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। पर ये चीज़ है जो अब आपको समझ में आ गया पावर कहाँ से मिल रही है, कैसे बनाते हैं। तो फिर IMA क्या है? IMA एक एसोसिएशन है जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में रजिस्टर है, और उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो जो मेडिकल साइंस है उसको प्रमोट करना है, और उसको एडवांस लेवल तक के लिए, एडवांस से बनाने के लिए जो भी जो उपाय हैं, जो भी फंक्शंस हैं उन पर ये काम करते हैं। दूसरे पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को भी प्रमोट और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये लोग काम करते हैं। और ये जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि जो भी एसोसिएशन या फिर कोई यूनियन बनती हैं, क्योंकि अब वो पैसा तो लेती हैं, बिना पैसे के तो कोई भी संस्था चलानी आसान नहीं है, चल ही नहीं सकती है। तो उस पैसे का कैसे हिसाब किताब रखा जाएगा, उसके लिए टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, इसलिए उनको रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको, जो मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन जो इशू हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि IMA काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं जो कि उनके परव्यू में नहीं है, यानी कि उनको तो केवल जो मेडिकल फ्रेगनेटी उसके वेलफेयर के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए काम प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए। तो फिर किसी कॉर्पोरेट प्रोडक्ट क्यों एंडोर्स करते हैं? तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं आपके लिए केस लॉ लेके आई। असेसमेंट ईयर 2009-2010 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कि IMA ने 1.87 करोड़ की फंडिंग जो नीचे दी हुई कंपनी है इनसे प्राप्त की थी। बट उन्होंने जब इनकम टैक्स फाइल किया था उस साल में, उन्होंने अपनी जो इनकम थी वो नील दिखाई थी और इनकम टैक्स 0 फाइल किया था, मतलब उनसे कोई भी टैक्स नहीं दिया था, ये दिखाते हुए कि हमारी इनकम 0 है। तो ये 1.87 करोड़ रुपये जो थे वो विवाद का मुद्दा बने, और फाइनली जो मैटर था वो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल तक पहुंचा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही अपील की थी वहाँ पर। तो वहाँ पर IMA को ये राहत मिली थी कि जो इन्होंने फंडिंग रिसीव की है वो पब्लिक हेल्थ प्रमोट करने के लिए जो चैरिटी का काम IMA करती है उसके बदले में फंडिंग ली थी, ना कि प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। और जो प्रोडक्ट हैं इनमें ये कितना हेल्थ को प्रमोट करते हैं, कितनी इसमें एनर्जी है, क्या है, जो भी इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको डिसाइड करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है।
तो इसलिए ये इस ग्राउंड को लेकर वो इस चीज़ पर बहस नहीं कर सकते हैं, ये कोई ग्राउंड नहीं है उनका। IMA ने अपने तर्क दिए थे कि हम चैरिटी करते हैं और चैरिटी करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, हम पब्लिक हेल्थ प्रमोट करने के लिए जो भी हमारे चैरिटेबल वर्क है उनके लिए जो फंडिंग है उस बेस पे हमने इन कंपनी से फंडिंग ली थी, ना कि इनके प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ को जो एंडोर्स करने की जो चैरिटेबल वर्क है उसका बचाव लेकर, उसका जो ग्राउंड लेकर IMA यहाँ पर अपने आप को सक्सीड करने में सफल हो गया था इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के सामने। तो दोस्तों ये अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उसने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की थी, तो अगर वो अपील करता तो शायद कुछ और वाइड इंटरप्रिटेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट से आती। लेकिन अब जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने अपने हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन दी थी, जो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में कुछ प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, जो फाइनेंशियल एक्ट 2009 इसमें जो भी प्रोविजंस थे इनको छूट मिलने के, उसी को लेकर उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी थी, जिसके बेस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को 1.87 करोड़ का जो बेनिफिट था उसमें वो टैक्स फाइल करने से बच गए थे, उसी इंटरप्रिटेशन के बेस पर ही बचे थे। तो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता तो शायद कुछ और स्थिति बनती और कुछ और वाइड इंटरप्रिटेशन आती। अब नहीं गया, अब क्यों अपील नहीं की ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही जानता है। तो इसका फाइनल जजमेंट यहीं तक था, अगर जाता तो आगे कुछ इसमें और इंटरप्रिटेशन होती। दोस्तों ये जो क्रॉम्पटन और रॉयल पेंट का जो इशू सामने आया है कि IMA इसको क्यों प्रमोट कर रहा है, दोस्तों ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है ही है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इसलिए है कि IMA ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने से पहले क्या कोई साइंटिफिक स्टडी करवाई थी या खुद की थी कि वो 85% ही जम्स मार रहे हैं, जो रॉयल पेंट है वो 99% जम्स मार रहा है। तो दोस्तों अगर वो जम्स पे नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ये भी तो हो सकता है भाई। जो जम्स हैं या बैक्टीरिया हैं, वो किस तरह के बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया को मार रहा है, कौन से जम्स को मार रहा है, ये कोई रिसर्च पेपर है IMA के पास? अगर है तो उनको पब्लिश करना चाहिए। वो किस बेस पे इसको पब्लिक हेल्थ का ग्राउंड लेके प्रमोट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है। उनको पावर कहाँ से मिली? हर चीज़ को वो पब्लिक हेल्थ में कैसे एंडोर्स कर सकते हैं जिसके लिए उनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ये अगर ये मैटर या तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है एकदम कम्प्लीटली ब्रॉड इंटरप्रेट करके, जो करंट हमारे लॉज हैं इसको लेकर, चाहे वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का हो या फिर इनकम टैक्स एक्ट में जो उनको छूट मिलती है उसको लेकर है, या फिर हमारी जो संसद है वो कानून बनाए कि जो एसोसिएशंस हैं या फिर हमारी जो सोसाइटीज़ हैं जो भी तरह तरह के एंडोर्स करती रहती हैं, उनके पास क्या राइट्स हैं कि वो पैसे लेके किसी भी प्रोजेक्ट को एंडोर्स करने लग जाएँ। क्या वो स्टडी कराती हैं या बिना स्टडी कराए बस जो है उसको प्रमोट कर देती हैं और कंपनी उनका लोगों के लेकर उनको बेचना शुरू कर देते हैं? तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक की हेल्थ से खिलवाड़ भी तो है। तो ये चीज़ तो है, क्वेश्चन तो उठता है। तो ये अब देखना होगा किस तरह से आगे चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें एक चीज़ बात करते हैं, जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, क्या पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है ये? जिस तरह से लोग पैसे लेके उनको एंडोर्स करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हों, अभी जैसे IMA है, हालांकि वो पब्लिक हेल्थ का प्रमोट करने का जो एक उनका लॉजिक है उसको लेके वो अपना आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस पर एक जजमेंट में माननीय कोर्ट का ये जो है एक स्टेटमेंट था कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनडाउटली पार्ट है फॉर्म ऑफ स्पीच है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी फॉर्म ऑफ स्पीच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही एडवर्टाइजमेंट कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म लेता है तो वो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। अगर उसका ऑब्जेक्ट जो है
जो हमारे संविधान के बेसिक आइडियाज़ हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लिटरेचर की, हमारी जो लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है, ये ह्यूमन थॉट को बढ़ाने में अगर वो अपना योगदान नहीं कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट, वो फिर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के अंडर में आएंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं माने जाएंगे। उन एडवर्टाइजमेंट की कमर्शियल नेचर होगी और वो आर्टिकल 19(1)A में प्रोटेक्ट नहीं है, और इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है वो ट्रेड और कॉमर्स की नेचर के माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये, जैसे कि आप जैसे टीवी पे कोई एडवर्टाइज देखते हैं कि अमिताभ बच्चन या कोई भी सेलिब्रिटी उसका ऐड करते हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है। अब लाइक जैसे कोई सेलिब्रिटी गवर्नमेंट की किसी योजना को या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कहीं ना कहीं काउंट हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट का उद्देश्य सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक थॉट्स को बढ़ाना है, लोगों में उसकी जागरूकता पैदा करना है, या किसी लिटरेचर को बढ़ाने के पर्पज़ से है, या फिर ह्यूमन थॉट्स को बढ़ाने के पर्पज़ से है, तभी वो आर्टिकल 19(1)A में प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज़ नहीं। तो दोस्तों, जो भी बाबा रामदेव और इनके बीच में विवाद चल रहा है, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विवाद आयुर्वेद और एलोपैथी का नहीं है, बल्कि ये विवाद बाज़ार पे कब्जे की लड़ाई का शुरू हो चुका है कि बाज़ार पे कब्जा कौन रखेगा। क्योंकि आपको पता ही है, भारत में जो मेडिकल मार्केट है वो अरबों खरबों रुपये का है, तो कोई भी पार्टी अपना मार्केट गंवाना नहीं चाहती है। और दूसरी एक चीज़ और है कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, नो डाउट एलोपैथी ने काफ़ी लोगों की जान बचाई है, क्योंकि बहुत सीरियस कंडीशन में एलोपैथी ही काम आती है, लेकिन उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो रवैया है, उससे भी लोग खुश नहीं हैं। और ये अब केवल कोरोना काल में नहीं है, हम पिछले कई सालों से इन लोग डॉक्टर्स का बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं कि इनका बिहेव बिल्कुल भी इनके प्रोफेशन को मैच नहीं करता है। जैसे लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं कि भाई जाते हैं लोग बचाएंगे, लेकिन डॉक्टर जिस तरह से बिहेव करते हैं, कई बार फ़ीस के उसमें इलाज नहीं करते हैं कि फ़ीस नहीं मिली है, और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लापरवाहियाँ करते हैं, और कई तरह के काम है, पैसे बनाते हैं अननेसेसरी टेस्ट करा के, तो वो सब भी मैटर्स सामने आए हैं। लेकिन फिर भी ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो लोगों की सच में जान बचाते हैं, लोगों को सही से ट्रीट करते हैं, अपने प्रोफेशन को सबसे ऊपर रखते हैं, और जो मेडिकल लाइन के जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको कम्प्लीटली फॉलो भी करते हैं। तो ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स को भी IMA को थोड़ा पनिश करना चाहिए जो अपने प्रोफेशन से धोखेबाजी कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। तो IMA को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। बाबा रामदेव के बयान से ज़्यादा उनके डॉक्टर्स खुद इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं, उनके हॉस्पिटल्स इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। तो उन पे ध्यान दें, ना कि बाबा रामदेव पर, क्योंकि किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को इलाज कराना है तो वह डॉक्टर से ही कराएगा, आयुर्वेद में नहीं जाएगा। किसी को इलाज नहीं कराना है तो डॉक्टर से नहीं कराएगा, वो आयुर्वेद में ही कराएगा। ये बेकार की बहस बढ़ा के सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने का मामला है, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का डिस्कशन था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।